हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये एसएसटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट और टेट के लिए भी लाभदायक है। तो चलिए आज हम 14 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन है, राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो अभिकथन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कारण आर है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 ईस्वी में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये दोनों आपस में व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इसी बंटवारे के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसी परिस्थितियों में भाषा के आधार पर देश को और विभाजित करना उचित नहीं था। इसीलिए हमारे देश को भाषा के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की, जो न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। नोट, एनसीईआरटी में लिखा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों का कौन सा कथन सही है? तो हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो ये ऑप्शन सही है। और बी ऑप्शन, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है, जिसे सप्तऋषि भी कहते हैं। ये ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, गलत है। ऑप्शन डी, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, ये सही है। तो सही विकल्प हमारा ऑप्शन ए होगा। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तु ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्का पिंड, ब्लैक होल, पल्सर आदि। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव करते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर हैं। और अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है, जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। चंद्रमा लगभग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। ध्रुव तारा मंडल का सबसे रोशन तारा है। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। ए बी सी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ग्लोब पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड का एक मॉडल छोटा या प्रतिरूप है। ग्लोब आकार या प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुववृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। इन क्षेत्रों का तापमान मध्य होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। ये भी ऑप्शन है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। और इन क्षेत्रों, इसमें कटिबंध पूछा हुआ है, पहचान कीजिए। तो दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों का तापमान मध्य होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक से सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंधी और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखाएं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है? तो ये होगा 6:30 अपराह्न पे। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय मानक समय IST या ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यदि ग्रीनविच मिनट समय 1 बजे अपराह्न है तो भारत का मानक समय 6:30 अपराह्न होगा। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से की जाती है। इसे भारतीय समय IST के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है और इसे ग्रीनविच लाइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, शंकुधारी वन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शंकुधारी वनों में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, हेमलाक और स्प्रूस शामिल हैं। शंकुधारी जंगल उन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान कम होता है। इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिससे बर्फ इनकी टहनियों पर जमा नहीं हो पाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है ए, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन सही है। कारण आर, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भूमि की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताओं के बीच घनिष्ठ संबंध है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता रहता है और इससे इससे प्राकृतिक वनस्पति बदल जाती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। यह ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसे 3 विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: वन, घास स्थल और झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन ए है, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। सही है। और यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ये भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि दोनों ही सही हैं, पर आपस में आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली गैसों से हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। 1 सेकेंड। तो इस प्रकार यह हमने कह दिया था कि व्याख्या नहीं करता है, सॉरी। ये दोनों आपस में कथन ए और कारण आर आपस में व्याख्या करते हैं, क्योंकि यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यह बादलों के मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो दोनों ही समताप मंडल में हो रहा है। इसकी वजह से यह दोनों आपस में सही व्याख्या कर रहा है आर ए की। सही विकल्प चुने। मानसून पौने हैं, तो ऑप्शन बी सही है, मौसमी पौने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मानसून या पावस मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पौने होती हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर प्रायः 4 माह सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? तो बहिर्मंडल होगा सबसे ऊपर की परत। तो बहिर्मंडल होगा सबसे ऊपर की परत। क्षोभ मंडल होगा सबसे नीचे की परत। समताप मंडल होगा इस परत में ओजोन गैस है। और वायुमंडल होगा रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक। बहिर्मंडल को वायुमंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो इसकी बहिर्मंडल सबसे ऊपरी की परत, क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत,
समताप इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। वायुमंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बहिर्मंडल यह सबसे ऊपर की परत होती है। यह परत बाह्य अंतरिक्ष के स्थान विलीन हो जाती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी मौसम की घटनाएं जैसे कोहरे, बादल, ठंड, बारिश, तूफान आदि क्षोभमंडल तक ही सीमित है। समतापमंडल यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत जो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच सीमित है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल होती हैं। वायुमंडल या पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला है। यह रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एंडीज पर्वत, लामा, तिब्बत, याक, भारतीय मरुस्थल, ऊंट और बैल, भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे। तो ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे दिया गया है एंडीज पर्वत होता है लामा, तिब्बत, याक, भारतीय मरुस्थल, ऊंट और बैल, भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे। एंडीज पर्वत लामा या एक कैमिलिड पशु है। तिब्बत या किसे तिब्बत का बैल भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉस जीनियस है। भारतीय मरुस्थल ऊंट और बैल, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक वस्तु अभिकथन है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अभिकथन है सही है। कारण आर है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ऑप्शन ए सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। जैसे पेट्रोल का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन किसी प्रकृतिवादी का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। यही कारण है कि एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कॉलम फर्स्ट में दिए गए नामों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए संबंधित गतिविधियों से कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन है आंसर में। कॉलम सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, हर्टिकल्चर फलों व फूलों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम दिए गए कॉलम का चुनाव कीजिए तथा सही कॉलम का व्याख्या कीजिए। तो ऑप्शन ये है, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी को बेहतरीन उदाहरण है। आर है ये सही है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्ति करो कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ऑप्शन बी आर भी सही है। तो इसकी व्याख्या ये सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आनंद मिल्क
यूनियन सहकारी उपक्रम लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। ऑप्शन बी, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ये ए बी दोनों ही हमारे गलत है ऑप्शन। इसकी व्याख्या करते हैं, अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नहीं है परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं, मनोवृत्तियों में भी होती है, बल्कि सामाजिक स्थितियों विविधता को नज़रों से देखना चाहिए जिससे अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों गलत है। प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारत का भौतिक और सामाजिक रूप, भाषा, रीति रिवाज, धर्म की विभिन्नता होने पर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता के सूत्र में बंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लोगों का एक ही छवि में बांधना होगा। तो रूढ़िबद्ध धारणा है, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना, मनाना पूर्वाग्रह होता है और किसी के साथ दूसरों की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना भेदभाव होता है और शुद्धता और अशुद्धता को मानना अस्पृश्यता होता है या छुआछूत होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। तो इसकी व्याख्या है, लोगों को एक ही छवि में बांधना, रूढ़िबद्ध धारणा, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, पूर्वाग्रह, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, भेदभाव, अशुद्धता और अशुद्धता, अस्पृश्यता, छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व कौन होता है? तो ऑप्शन होगा पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। तो इसकी व्याख्या करते हैं, पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कारनाम अधिकारी, सनबोगरू और लेखपाल उत्तर प्रदेश में आदि। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है। ये अपने हलके के भूमि संबंधी विवाद, भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ इसे बिना स्किप किए इसे पूरा देखने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।